बिन शादी के जानवी एक बच्चे की मां बन जाती है। 6 साल बीत जाने के बाद जानवी अपने बच्चे ज्ञान के लिए एक आदर्श मां साबित होती है। उसने कभी ज्ञान को पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। ज्ञान रोज हनुमान जी से प्रार्थना करता है कि उसकी मां की जिंदगी से सारी परेशानियां दूर हो जाएं। इधर अरबपति आर्यमन बुंदेला अपनी ही कंपनी में एक साधारण कर्मचारी के रूप में काम करने का फैसला करते हैं। वह पहली बार बस से यात्रा करने का निर्णय लेते हैं, लेकिन बस में भीड़ होने के कारण उनकी पहली बस छूट जाती है। आर्यमन धैर्यपूर्वक अगली बस का इंतजार करते हैं। थोड़ी देर बाद एक और बस आती है और आर्यमन उसमें चढ़ जाते हैं। संयोगवश जानवी और ज्ञान भी उसी बस में सवार होते हैं। अनजाने में आर्यमन महिलाओं के लिए आरक्षित सीट पर बैठ जाते हैं। जानवी यह देखकर उन्हें सबक सिखाने का विचार करती है। तभी ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाता है और जानवी फिसलकर आर्यमन की बाहों में गिर पड़ती है। उसी समय बस में ऊपर रखा फूलों का गुलदस्ता उनके ऊपर गिरता है। यह दृश्य ऐसा प्रतीत होता है मानो परमात्मा भी चाहते हों कि ये दोनों एक दूसरे के करीब आए। दोनों की आंखें मिलती हैं और एक पल के लिए समय ठहर सा जाता है, लेकिन तभी जानवी का बस स्टॉप आ जाता है और वह जल्दी से ज्ञान के साथ उतर जाती है। आगे की स्टोरी जाननी है तो नहाते वक्त इस आदमी की नजर एक औरत पर पड़ी जो एक बच्चे को नदी में फेंकने जा रही थी। ऐसा देखते ही यह आदमी बिना कुछ सोचे तुरंत बच्ची की ओर तैर कर जाने लगा। औरत आदमी को आता हुआ देख अपने चमचों को उसे रोकने के लिए भेज दिया। आदमी बच्ची को लेकर पानी से बाहर निकला। तभी गुंडे उस पर हमला करने लग गए। वह बच्ची को बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन गुंडे उसके सिर पर वार करके बच्ची को एक बोट की सहायता से नदी के बीचों बीच ले गए। ये सब उस घायल आदमी की बेटी ने देख लिया। वह अपने पापा को बचाने के लिए दौड़ी, लेकिन उनकी हालत अब बहुत खराब हो गई थी। तभी उसे वहाँ लक्ष्मी माता की मूर्ति दिखी। वह हाथ जोड़कर दुआ करने लगी कि उसके पापा ठीक हो जाएं। तभी तेज हवा चलने लगी और मंदिर की घंटियां बजने लग गई। मूर्ति पानी में गिर गई। उसी दौरान नदी का पानी इस घायल आदमी के ऊपर आ गई, जिससे उसे होश आ गया। इधर गुंडों की बोट में कुछ तकनीकी खराबी के कारण आग लग गई, जिसके कारण वे बच्ची को अकेला छोड़कर नदी में कूद गए। इधर ये भला आदमी सिर्फ बच्ची बरबरा रहा था। ऐसा देखकर उसकी बेटी ने अब बच्ची को बचाने का फैसला कर लिया। वह तुरंत नाव लेकर नदी के बीच में पहुंच गई। जलती नाव को देखकर वह अपने शरीर को एक भीगे कपड़े से ढक लेती है और बिना डरे बच्ची को बचाने के लिए नाव पर कूद जाती है। आखिरकार वह बच्ची को बचाकर सही सलामत पानी से बाहर निकल आती है। अब फोटो देखते ही नाई ने लड़की को तुरंत पहचान लिया। फिर उसने शामू से कहा, इस लड़की का नाम उमा है, जो अपने प्रेमी के साथ भागने के लिए घर से पैसे और कुछ जेवर गहने लेकर आ गई थी। लेकिन उसका प्रेमी एक नंबर का कमीना निकला। उसने उमा को यहीं छोड़ दिया और उसके जेवर गहनों को लेकर भाग गया। उमा उसका इंतजार करती रही, पर वो कभी लौट कर नहीं आया। जिसके बाद ये नाई शामू को उमा के ठिकाने पर ले गया। शामू और उनके दोस्त वहाँ पर जाते ही कुछ बच्चों को छेड़ने लग गए। ऐसा देखकर उमा उनके पास आती है और कहती है, बच्चों की दुर्बलता का मजाक उड़ा रहे हो, चलो निकलो यहाँ से। तभी पीछे से शामू उसका नाम लेकर कहता है, आपसे कुछ बात करनी है। फिर शामू उसे इन दिनों में घटी हुई सारी घटना बताता है, लेकिन खूबसूरत लड़की के सामने उसकी बेइज्जती ना हो जाए, इसलिए वह अपनी धुलाई के बारे में उसे कुछ नहीं बताता। फिर वह उमा के सामने इमोशनल ड्रामा शुरू कर देता है कि आपके चाचाओं ने तो खाना पीना ही छोड़ दिया, बस एक ही रट लगाए बैठे हैं कि हमारी छोटी माँ कब आएगी, और साथ में आपकी दादी की तो बुरी हालत हो गई है, इसलिए हम लोग आपको ले जाने आए हैं। अगले दिन सुबह होते ही शामू उमा के पास गया और कहा, तो आप चल रहे हैं ना हमारे साथ। तब उमा घर जाने से सख्त मना कर देती है, क्योंकि वह घर से भाग कर आई थी, इसलिए अब मुंह उठाकर फिर से घर जाने में उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही। थैसा ने अभी अभी नहाकर अपने कमरे में कदम रखा तो देखा कि उसके बिस्तर पर एक लड़का लेटा है। उसने जब लड़के से पूछा, कौन हो तुम और मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? लड़के ने गहरे स्वर में जवाब दिया, ये मेरा ही कमरा है, तुम यहाँ शायद गलती से आ गई हो। और अपनी बात साबित करने के लिए उसने चाबी दिखाई। थैसा को शक था, लेकिन वह चाहती थी कि आदमी उसे थोड़ा अकेला छोड़ दे। वह बहुत डर गई थी, क्योंकि उसने पहली बार इतना दबंग लड़का देखा था। लड़के का नाम हार्डिंग था। उसे क्या पता था कि किस्मत ने उसे और उस शख्स को पहले ही जोड़ दिया था। अगले दिन थैसा लाइब्रेरी में किताब पढ़ रही थी। अचानक उसे हार्डिंग दिखा। कुछ देर बाद वह हार्डिंग ऐसे बर्ताव करने लगा जैसे कुछ हुआ ही न हो। हार्डिंग की नजरें अभी भी थैसा पर टिकी थी। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। उनकी आंखों में गहरी और अजीब सी चमक थी। हाँ, ये वही प्यार की पहली नजर थी। उस रात उसकी रूममेट ने उसे एक पार्टी में बुलाया। थैसा ने मना करना चाहा, लेकिन दिल में कुछ हलचल हुई। उसने लाल स्कर्ट पहनी और रूममेट के साथ पार्टी में चली गई। वहाँ उसने कमरे के हर कोने को गौर से देखा। तभी सबसे दूर वाले कोने में उसे हार्डिंग दिखा। खेल शुरू हुआ तो हार्डिंग ने बार बार उसका मजाक उड़ाया, लेकिन कोई भी इस खूबसूरत लड़की को जाने देना नहीं चाहता था। सब चाहते थे कि थैसा कुछ देर और वहाँ रुके। हार्डिंग की गहरी नजरों ने थैसा को बहुत घबराहट हुई। इतने पास होने पर वे एक दूसरे की सांस तक महसूस कर सकते थे। हार्डिंग का रौब देखकर वह डर गई। फिर हंसी मजाक के बीच वह वहाँ से चली गई। तभी उसका फोन बजा। ये नोआ का कॉल था, जो उसका बचपन का दोस्त था। दोनों ने पार्टी जाने को लेकर बड़ा झगड़ा किया था। पहले से परेशान थैसा और चिड़चिड़ी हो गई। वह एक शांत जगह ढूंढना चाहती थी। ऊपर उसने ढेर सारे निशान बनाए हुए थे। एक अमीर आदमी रमेश बड़ी ललचाई नजरों से माया को देख रहा था। माया को गर्मी लग रही थी, सो उसने अपनी जैकेट उतार दी। ये देखकर रमेश इतना उत्साहित हुआ कि उसके हाथ कांपने लगे। माया की चमकती आंखों ने उसे और बेकाबू कर दिया। माया समझ गई कि रमेश क्या चाहता है। उसने बड़े प्यार से रमेश की परेशान करने वाली चश्मा उतार दी। इसके बाद का माहौल इतना गर्म था कि उसे अकेले में ही देखना बेहतर है। दोनों ने पूरी रात मस्ती की। सुबह रमेश ने आंखें खोली तो माया वहाँ नहीं थी। माया अपनी किराए की फ्लैट में लौटी और अगला प्लान बनाने लगी। असल में माया एक चालाक लड़की थी, जो रमेश से पैसे ऐंठना चाहती थी। उसने अपनी सहेली के फ्लैट से रोज दूरबीन से रमेश की जासूसी की और उसकी आदतें नोट की। आखिरकार उसे रेड वाइन चुनने का मौका मिला। अपनी शानदार बातचीत, खूबसूरत चेहरे और आकर्षक फिगर से उसने पहली ही मुलाकात में रमेश को फंसा लिया। रमेश उसे घूर रहा था और गलत इरादे बना रहा था। माया ने मौका देखकर उसे और
तड़पाया। वह हल्के कदमों से बाहर चली गई। सर्दी की रात में वह छोटी स्कर्ट और सफेद शर्ट में सुपरमार्केट के बाहर ठिठुरती खड़ी थी। रमेश को लगा कि ये मौका दिखाने का है। उसने कहा, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। माया ने मुंह से तो मना किया, लेकिन उसकी लग्जरी कार में बैठ गई। घर के दरवाजे तक पहुंचते ही उसने सोचा, अब तो एक ड्रिंक तो बनती है। फिर दोनों ने खूब मस्ती की। 50 साल से सिंगल रमेश का मन नहीं भरा। वह माया के कॉफी शॉप में गया जहाँ वह काम करती थी। उसने माया से दोबारा मिलने के लिए वहाँ का लाइफ टाइम मेंबरशिप ले लिया। माया को देखकर लग रहा था कि उसका प्लान कामयाब हो गया। जब दोनों साथ चल रहे थे, माया ने रमेश का हाथ पकड़ लिया। वे फिर से मस्ती करने वाले थे, लेकिन तभी एक गुस्सैल चोर उनकी कार चुराने लगा। रमेश ने मर्दानगी दिखाते हुए चोर को कार से दूर रहने को कहा, लेकिन माया की हरकतों ने चोर को गुस्सा दिला दिया। चोर ने रमेश को ऐसा मारा कि वह लंगड़ाने लगा। अब उसे देखभाल की जरूरत थी। रमेश ने सोचा कि नर्स रख ले, लेकिन माया बोली, नर्स क्यों, मुझे रख लो, रात को मैं तुम्हारे साथ ताश भी खेल सकती हूँ। रमेश को ये बात जंच गई। माया ने अपने सामान पैक करने के लिए घर जाने को कहा। उसकी लंबी टांगें देखकर रमेश और घायल हो गया। उसने माया को अपने विला में आसानी से आने जाने के लिए घर का पासवर्ड तक दे दिया। माया अब मालामाल बन चुकी थी। वह अपनी सहेली के फ्लैट में लौटी और जल्दी जल्दी सामान पैक किया। उसने अपनी सहेली का इस्तेमाल सिर्फ रमेश की जासूसी के लिए किया था। अब वह कामयाब हो चुकी थी। उसने अपने बड़े प्लान को अंजाम देने से पहले रमेश को एक बार फिर खूब लाड प्यार किया। जब रमेश सो गया, माया ने उसका फोन चुराया और फेस रिकॉग्निशन से पासवर्ड खोल लिया। रमेश का फोन पूरे घर को कंट्रोल करता था। इधर पुलिस को किराए के फ्लैट के सिक्योरिटी गार्ड से खबर मिली कि माया की सहेली बाथटब में मरी पाई गई। लग रहा था कि उसने अपनी कलाई काट ली थी। पुलिस ने और सबूत जुटाने के लिए ये खबर न्यूज में डाल दी। रमेश ने ये न्यूज देखी और उसे कुछ जाना पहचाना लगा। अचानक उसे सब याद आ गया।